नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के द्वारा भारत के सहयोग से नेपाल में बनाए जा रहे अरुण रिवर पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको विजिट किया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत के सहयोग से बनाया जाने वाला नेपाल में ये मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाएगा। तो यहाँ पर देखिए भारत की एक सोच दिखती है कि भारत किस तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के काम करना चाहता है और उनके ग्रोथ के लिए काम करना चाहता है। लेकिन इस साउथ एशिया के रीजन में भारत के पड़ोसी देशों में चीन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है और चीन इन देशों में जिन भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है उनकी वजह से इन देशों का ग्रोथ रुक रहा है। ये देश चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस रहे हैं। नेपाल चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस रहा है और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा भारत और साउथ एशिया के रीजन में ग्रोथ की एक बड़ी संभावना तो है, लेकिन भारत समेत साउथ एशिया के देश एक बड़ी समस्या से डील कर रहे हैं, वो है एनजीओज। आज के समय में भारत और साउथ एशिया के रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने का जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो है इन देशों के एनजीओज। एक्चुअली कई देशों से इन एनजीओज की फंडिंग होती है और उनके बिहाफ पे ये उनका एजेंडा भारत समेत साउथ एशिया के देशों में चलाते हैं। इन देशों में जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है वहाँ पे ये एनजीओज बाधा बन के खड़े हो जाते हैं और उन देशों की जुडिशरी इत्यादि सिस्टमों का इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को डिले करने का प्रयास करते हैं। तो भारत के द्वारा नेपाल में ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो रिसेंट में डेवलपमेंट ये हुई है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, उन्होंने भारत के सहयोग से नेपाल में बनाए जाने वाले अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में अरुण रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है उसको विजिट किया है। इस विजिट में भारत के जो नेपाल में एम्बेसडर है नवीन श्रीवास्तव, वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के एम्बेसडर का इस अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विजिट को लेकर के मकसद ये था कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो डैम बनाया जा रहा है और उस डैम में जो एक टनल बनाई जा रही है, जिस टनल से अरुण रिवर का पानी गुजारना है और उसे टरबाइन तक पहुंचाना है जहां से बिजली उत्पन्न होगा, तो उसका काम लगभग अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। और इसी अंतिम चरण के काम की शुरुआत के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भारत के सहयोग से नेपाल में डेवलप किया जा रहा है। ये जो अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको भारत के सहयोग से नेपाल में निर्मित किया जा रहा है, इस पर लगभग 1.4 बिलियन डॉलर की कास्ट आ रही है और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से माना जा रहा है कि 900 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाएगी। यानी आप सोचिए नेपाल के लिए कितना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस अकेले एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ही 900 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाने वाली है और इसको बनाने का कॉस्ट भी 1.4 बिलियन डॉलर आने वाला है। और जब नेपाल के प्रधानमंत्री इस पूरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू बताया। साथ ही साथ उन्होंने भारत और नेपाल के क्लोज रिलेशंस की सराहना भी की और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की वजह से नेपाल क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से नेपाल इस पूरे साउथ एशिया के रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की उन्होंने बहुत ज्यादा सराहना की है। खास तौर से भारत सरकार की उन्होंने बहुत ज्यादा सराहना की है कि भारत सरकार की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि ये पूरा प्रोजेक्ट अपने समय से चल रहा है और समय से ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट पे जो कंस्ट्रक्शन है वो साल 2018 में शुरू हुआ था और माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 75% तक काम हो चुका है और इस प्रोजेक्ट में जो भी बचे हुए काम है उसमें बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा नेपाल में जो भारत के एम्बेसडर है नवीन श्रीवास्तव, उनके द्वारा भी इस प्रोजेक्ट पर यह कहा गया है कि जो भारत और नेपाल के बीच में पिछले साल ही एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था तो वो इस प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भारत और नेपाल के बीच में जो लास्ट ईयर एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि भारत नेपाल से बड़ी मात्रा में बिजली खरीदेगा। चूंकि नेपाल में भारत बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है तो ऐसे में वहां से नेपाल के यूज के बाद जो भी बिजली बचती है उसको नेपाल भारत को बेच देगा। खास बात यह है कि नेपाल का ये जो अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है वो नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और नेपाल में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से माना जा रहा है कि हर साल लगभग 4000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने वाली है। तो ये नेपाल के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नेपाल के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे नेपाल की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। अब यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पे जो कंपनी काम कर रही है वो है सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की एक ज्वाइंट वेंचर है। इस कंपनी के द्वारा अरुण 3 प्रोजेक्ट के लिए साल 2014 में नेपाल सरकार से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था।
खास बात यह है कि भारत की ये जो सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी है वो नेपाल में इस अरुण रिवर के ऊपर 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और इन तीनों हाइड्रो पावर की टोटल कैपेसिटी है 2200 मेगावाट। अरुण 3 के अलावा एक लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि इसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 680 मेगावाट का बिजली उत्पन्न करेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी 2021 में नेपाल सरकार के साथ साइन हुआ था। इस प्रोजेक्ट की लागत भी 1.3 बिलियन डॉलर है। इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद लगभग 25 सालों तक भारत की ये सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी इन प्रोजेक्ट्स के कमर्शियल ऑपरेशंस को संभालेगी। उसके बाद इसको नेपाल की सरकार को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो नेपाल में अरुण रिवर के ऊपर भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे हैं, तो ये पूरे नेपाल के लिए एक गेम चेंजर होने वाले हैं। ये नेपाल की इकोनॉमी में, नेपाल की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इससे नेपाल में जॉब क्रिएशन होगा, साथ ही साथ नेपाल ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पर भी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ इन तीनों प्रोजेक्ट से जो भी बिजली बनने वाली है वो नेपाल के तो यूज में आएगी ही आएगी, लेकिन नेपाल इसमें से बड़ी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। उसकी वजह से नेपाल की सरकार को इससे एक बड़ा रेवेन्यू भी मिलेगा, जो नेपाल की सरकार के लिए, नेपाल की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक तरीके से जहां भारत नेपाल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है जो नेपाल के लिए, नेपाल के लोगों के लिए फायदेमंद हो, जिससे नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में चीन भी है जो वहां पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से नेपाल चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसता जा रहा है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पहले ही बना करके बताया हुआ है कि किस तरीके से नेपाल का ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको चीन के द्वारा फंड किया गया है और चीन की कंपनी ने ही उसको बनाया है, तो वो अब किस तरीके से नेपाल के लिए टेंशन बना हुआ है, क्योंकि अब उससे कोई भी प्रॉफिट नेपाल जनरेट नहीं कर पा रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो भी लोन का अमाउंट नेपाल को चीन को पेमेंट करना है वो नेपाल पेमेंट कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से तो पैसे आ ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ उस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इतनी खराब क्वालिटी का है कि वहां पे एरोप्लेन्स को उतरने में बहुत समस्याएं होती हैं। कई बार प्लेन्स को तो हवा में ही दूसरे एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है, क्योंकि वहां के जो रडार हैं, इसके अलावा जो भी और इक्विपमेंट चीन के द्वारा लगाए गए हैं वो काम ही नहीं करते हैं। इसके अलावा भारत और इस पूरे साउथ एशिया के रीजन में एक बड़ी समस्या बन के उभर रहे हैं एनजीओज। भारत में भी जब भी कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, प्रोग्रेस का काम हो रहा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, तो वहां पे सबसे पहले जो आके खड़े हो जाते हैं उसके बीच में वो होते हैं एनजीओज। भारत के वो ढीले कानून व्यवस्था और जुडिशरी का फायदा उठाते हैं और वो इन डेवलपमेंट के कामों में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। अब इन एनजीओज का केवल एक ही मतलब होता है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोका जाए, और इसके लिए इनको वेस्टर्न कंट्रीज और चीन जैसे देशों से फंड आते हैं और इन फंड्स का इस्तेमाल वो एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए भारत सरकार के ही खिलाफ करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल के समय में भारत सरकार ने बहुत सारे एनजीओ के ऊपर बैन लगाए हैं जो फॉरेन एड लिया करते थे, क्योंकि वो इस फॉरेन एड की आड़ में एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे थे। और ऐसी ही न्यूज आ रही है श्रीलंका से, जहां पर एक भारतीय प्राइवेट कंपनी के द्वारा श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, और उस प्रोजेक्ट में भी कुछ एनजीओ सामने आए हैं और उसमें रोड़े लटका रहे हैं। तो इस पर मैं आप सबके लिए जल्दी एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं, और इस वीडियो को लाने का मकसद इतना ही था कि आपको ये समझ में आए कि भारत जो भी अपने पड़ोसी देशों में डेवलपमेंट वर्क कर रहा है वो उन देशों की भलाई के लिए ही है और भारत के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए है। जबकि भारत के पड़ोस में ही अन्य देशों के द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे चीन के द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के पड़ोस में चलाया जा रहा है, जैसे श्रीलंका में चलाया जा रहा है, नेपाल में चलाया जा रहा है, पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बांग्लादेश में चलाया जा रहा है, म्यांमार में चलाया जा रहा है, इन सभी देशों में जो भी प्रोजेक्ट्स चीन के द्वारा चलाए जा रहे हैं उससे ये देश केवल चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस रहे हैं। चीन का मकसद इन देशों का विकास करना नहीं है, इन देशों के डेवलपमेंट में साथ देना नहीं है। चीन का मकसद इन देशों में चलाया जा रहा है उसके द्वारा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से केवल और केवल अपना फायदा देखना है, जबकि भारत ऐसा नहीं सोचता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।